हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने चैप्टर 19 कंप्लीट करवाया है। चैप्टर 19 क्या है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। उसको हमने पूरा फुल डिटेल में कवर किया है। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके प्री में या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और 10 क्वेश्चन मेंस जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पूरा कवर कराएंगे। जिस किसी ने भी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जो है उस चैप्टर को जाके वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्या है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कथन है कि मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कारण क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संसद में अपने विभाग के लिए जवाबदेह होना होता है। तो इसमें क्या है कि जो है मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये जो है ये पॉइंट सही है। दूसरा क्या है, कारण है कि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संसद के अपने विभाग के लिए जवाबदेह होना होता है। तो ये दोनों ही सही हैं, मतलब सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। ये हमने जो है जो चैप्टर कंप्लीट करवाया है वहाँ पे हमने उसको फुल डिटेल में कवर करवाया है कि सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी होती है और अपने विभाग के अंतर्गत जो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जो है उत्तरदायी होती है। तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो है कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सामूहिक रूप की बात की गई है। दूसरा क्या है, नीचे जो है कारण में क्या है, यह जो है सदस्य की जो है व्यक्तिगत रूप की बात की गई है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व का कारण नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय कथन है कि भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कारण है कि संविधान के आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद के गठन प्रधानमंत्री की भूमिका का उल्लेख किया गया है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान के जो है अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और मंत्रियों का चयन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत केवल लोकसभा के लिए लागू होता है। कारण है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है क्योंकि लोकसभा को विश्वास मत आवश्यक होता है। यह सामूहिक जिम्मेदारी मुख्यतः लोकसभा के लिए होती है, राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वास्तविक निर्णय लेने वाला अंग है। कारण है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट जो है क्या है, मंत्रिपरिषद का जो है वास्तविक निर्णय लेने वाला अंग है। कैबिनेट जो है मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं। कैबिनेट जो है क्या है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं। तो ये जो है क्या है, आर यहाँ गलत दिया हुआ है। ए जो है सही है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वास्तविक निर्णय लेने वाला अंग होता है। तो इसको हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा हिस्सा होता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह निर्णय लेने वाला अंग है। मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं लेकिन कैबिनेट के अध्यक्ष नहीं होते हैं। कथन क्या है कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं लेकिन कैबिनेट के अध्यक्ष नहीं होते हैं। कारण है कि कैबिनेट के अध्यक्ष की कोई संवैधानिक पदवी नहीं दी गई है। तो ये क्या है, जो है इसके अंतर्गत ए गलत है और जो है आर इसके अंतर्गत सही है। प्रधानमंत्री दोनों मंत्रिपरिषद कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट अध्यक्ष की कोई अलग से संवैधानिक पदवी नहीं दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि संविधान का आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की भूमिका का उल्लेख किया गया है। कारण है कि संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद में जिम्मेदारी की राष्ट्रपति के लिए साथ संबंध वर्णित करता है। तो कथन और जो है कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
आर्टिकल 74 बात करता है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संबंध तथा मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी का विवरण किया गया है। नेक्स्ट है, कथन है कि राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। कारण है कि राज्य मंत्री केवल मंत्रियों कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी तब समाप्त हो जाती है जब लोकसभा विश्वास हार जाती है। कारण है कि संसद के विश्वास के बिना सरकार काम नहीं करती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री की संख्या अनिवार्य रूप से संविधान में निर्धारित की गई है। कारण है कि मंत्रिपरिषद की संख्या सदन के जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है कि संविधान में जो है मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन संसद ने एक कानून के द्वारा जो है यह जो सदस्य संख्या है वह 15% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि मंत्रिपरिषद की बैठकें प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य होती हैं। ये गलत है। कारण क्या है, मंत्रिपरिषद को नियमित बैठकें करना संविधान द्वारा निर्देशित किया गया है। ये सही है। तो जो है संविधान में मंत्रिपरिषद की नियमित बैठकों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं दी गई है। कथन है कि कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। कारण है कि कैबिनेट सचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेते हैं। तो आर जो है कारण सही है। कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होते हैं। वो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और सलाह देते हैं और निर्णय सदस्य नहीं हैं। कथन है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो कथन और कारण सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता है। कारण है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व केवल सदन के प्रति होता है जिसमें सरकार विश्वास निर्भर करती है। लोकसभा में विश्वास मत सरकार के कार्यकाल की आधारशिला है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो है कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सरकार केवल उस सदन के प्रति जवाबदेह होती है जिसमें उसका विश्वास होता है। कथन है कि राज्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों में भाग लेना अनिवार्य है। कारण है कि मंत्रिपरिषद में बैठकें केवल कैबिनेट मंत्रियों के लिए होती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, आर जो है सही है और ए गलत है। एक्सप्लेनेशन इसको हम देखेंगे कि राज्य मंत्रियों के लिए मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। बैठकें कैबिनेट मंत्रियों के लिए विशेष होती हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि मंत्रिपरिषद का कोई संवैधानिक अध्यक्ष नहीं होता है। कारण है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के स्वाभाविक अध्यक्ष होते हैं। तो कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। संविधान में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। कथन है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति केवल नीति निर्णयों के लिए उत्तरदायी होती है। कारण है कि कार्यपालिका के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत जिम्मेदार होती है। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। मंत्रिपरिषद नीति निर्माण के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्रियान्वयन व्यक्तिगत मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है। कथन है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हुए भी उसके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व केवल सामूहिक होता है। तो कारण जो है सही है, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। कथन है कि संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार का एक स्पष्ट सीमा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 91 का जो अमेंडमेंट है 2003 में 3 के अंतर्गत आर्टिकल 75 में एक उपबंध जोड़ा गया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जिस किसी ने भी जो है ये सीरीज़ देखी होगी, जिसको ये सारे क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, तो इसके पहले आप हमारी जो पूरा हमने जिसमें फुल चैप्टर ये कंप्लीट करवाया है उसको आप देखिए। उसके बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आपको जो है इसको सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी।
इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद 75 में आर्टिकल जो 75 उसमें जोड़ा गया है उपबंध आमतौर पर 75(1)(a) कहा जाता है। स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार पर संवैधानिक सीमा निर्धारित करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए कथन सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है कारण की। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो इस चैप्टर से जो मेंस में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें पूरे हम 10 जो है क्वेश्चन को पूरा कवर करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन क्या है, भारत के संसदीय शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान घटनाओं के आलोक में प्रधानमंत्री की भूमिका के केंद्रीकरण की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, इंट्रो में हम लिखेंगे कि संविधान का जो आर्टिकल 74 है वो जो है संविधान के जो है आर्टिकल 7, इसमें हम जो है इंट्रो में संविधान का जो आर्टिकल 74 है उसको जो है उसके बारे में लिखेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री को फर्स्ट एमंग्स इक्वल परंपरा से देखा जाता है। तो ये हम इंट्रो में इन बातों का जो है ध्यान देते हुए इंट्रो कंप्लीट करेंगे। इसके मेन जो पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, संवैधानिक आधार और परंपरा आर्टिकल 74 और 75 की जो है महामहिम द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति के जो है आदेश से की जाती है। मतलब जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और जो है मंत्रियों की जो है सलाह पर राष्ट्रपति के जो है आदेश। आर्टिकल 75, 74 की जो है बात करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति के जो है आदेश के बारे में बात करेंगे। फिर प्रधानमंत्री की वास्तविक भूमिका के बारे में, जिसमें कैबिनेट अध्यक्षता, मंत्रियों का चयन और नीति निर्देशन, पीएमओ के माध्यम से समन्वय निगरानी की बात करेंगे। केंद्रीकरण के जो है कारण में हम क्या क्या लिखेंगे, इसको हम पूरा डिटेल में, ये हम आपको जो है सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहे हैं, आप पूरा जो डिटेल में इसको जो है कवर करते हुए लिखिएगा। और जिस किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसी के साथ साथ हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है उसको भी आप देखते रहिए। वहाँ पे हम पूरा फुल फॉर्मेटिंग के साथ में पूरा जो है फुल जो क्वेश्चन रहता है पूरा कंप्लीट करवाते हैं। केंद्रीकरण के कारण इसमें क्या है, जटिल नीति निर्णय, त्वरित निर्णय प्रवाह और संकट प्रबंधन से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक योजना में एकीकृत निर्णय की आवश्यकता की बात करेंगे। जोखिम और आलोचना क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी कमजोर पड़ने का खतरा पैदा है। निर्णयों में पारदर्शिता की कमी है। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की भूमिका सीमित है। समसामयिक उदाहरण के संदर्भ में देखेंगे, कोविड-19 में प्रबंधन और राष्ट्रवाहिनी नीतियां अपनाई गई। महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले में पीएमओ एंड कैबिनेट के केंद्रीकृत समन्वय की भूमिका देखी गई। 2024 से लेकर 25 में बड़े केंद्रीय निर्णयों में पीएमओ का सक्रिय हस्तक्षेप रहा है। छात्रों के लिए समाचार स्रोतों के उद्धरण जोड़ें। इसका हम मूल्यांकन जो करेंगे, निष्कर्ष में क्या देखेंगे कि केंद्रीकरण उद्देश्य त्वरित और प्रभावी शासन, परंतु संसदीय जांच, कैबिनेट सहभागिता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। सुझाव हम क्या देंगे संदर्भ में, कैबिनेट समितियों को सशक्त बनाना, निर्णयों की रिकॉर्डिंग करना, प्रकाशन करना, पीएमओ और कैबिनेट के समन्वय के स्पष्ट ढांचे प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट समितियों के कार्य और महत्व का मूल्यांकन कीजिए। हाल के पुनर्गठन के संबंध में चर्चा कीजिए। इसको जो है सबसे पहले हम इसके इंट्रो में क्या लिखेंगे कि कैबिनेट समितियां निर्णय प्रक्रिया को तीव्र करती हैं, विशेषज्ञ आधारित प्रभावी बनाती हैं। आमतौर पर वे कैबिनेट के भीतर छोटे और कार्यात्मक समूह होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, इनके प्रकार में कौन सा है, स्थायी के अंतर्गत जो है क्या है, कैबिनेट समिट ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स। व अस्थायी में कौन है, राजनीतिक बनाम प्रशासनिक भूमिकाएं। इसके क्या लाभ हैं, विशेषज्ञता आधारित मूल्यांकन, त्वरित निर्णय होता है, कैबिनेट पर जो है बोझ की कमी देखने को मिलती है, संवेदनशील मामलों में गोपनीयता। जोखिम क्या है, इसके संदर्भ में पारदर्शिता का अभाव है, सदस्य में राजनीतिक संतुलन का अभाव है और संवैधानिक जवाबदेही अस्पष्ट हो सकती है। हालिया पुनर्गठन, इसमें क्या है, इसका उदाहरण जो है
समिट आर्किटेक्चर ने नीति त्वरक का जो है कार्य किया। इसके संदर्भ में निष्कर्ष को हम देखेंगे, समितियां जरूरी हैं पर उनकी रिपोर्टिंग पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। इसमें जो है अर्ली प्रेस नोट्स और जो है समेकित रिपोर्ट्स का जो है प्रयोग करेंगे। विशेषज्ञ नियमित समीक्षा के लिए मिक्स्ड मेंबरशिप उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसदीय उत्तरदायित्व केवल सिद्धांत नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। ये हम क्वेश्चन की सिर्फ फॉर्मेटिंग करना बता रहे हैं, पूरा जो है डिटेल में आप इस क्वेश्चन को पूरा जो है कंप्लीट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या जो है लिखना है। जिस किसी ने भी जो इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट कराया है, तो आप पहले जाके उसको देखिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए। इसमें क्या है, इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि संसदीय जवाबदेही दो रूपों में आती है, सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा क्या है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दोनों लोकतंत्र के मूल्य हैं। इनकी विवेचना जो है हमने की है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में संसद के समक्ष जवाबदेह है। अविश्वास पर संपूर्ण सरकार गिर सकती है। यह नीति एक रूपता को सुनिश्चित करती है। व्यक्तिगत में क्या है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार लापरवाही पर व्यक्तिगत इस्तीफा अपेक्षित है। नेक्स्ट है संघर्ष व संतुलन। व्यक्तिगत गलती पर सरकार से बचने की प्रवृत्ति बनाम सामूहिक निर्णयों की जिम्मेदारी। उदाहरण देखेंगे, रेल और सड़क दुर्घटना के बाद संबंधित मंत्री का बयान इस्तीफे, कोविड-19 में सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत विभागीय कार्यान्वयन। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों ही सिद्धांत आवश्यक हैं। वास्तविक राजनीति में इनका संतुलित अनुपालन लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो 91 जो अमेंडमेंट है उसके प्रभाव का आकलन कीजिए। क्या इससे मंत्रिपरिषद में दक्षता आई है? इसका जो है प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 2003 में ये जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो है मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की जो संख्या है वह जो है लोकसभा के जो है कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये फैक्ट जो है हमने बार बार आपको जो इसके पहले वाली जो हमने चैप्टर कंप्लीट करवाया है उसमें हमने कई बार बताया है। जो उसको देखने के बाद इसको देखेंगे तो वो आपसे जो है बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। इसमें क्या है कि 91 जो अमेंडमेंट है, संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा लगाई गई है, लोकसभा का जो है 15%। इसका विश्लेषण देखेंगे, इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, ओवर इन्फ्लेशन रोका गया है, निर्णय कार्य व्यवस्था में सुधार आया है, विभागीय समन्वय की संभावना बढ़ी है। इससे जो है इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, इससे जो अधिक खर्च जो हो रहा था मंत्रियों के ऊपर उसमें जो है कमी देखी गई है। और जो है निर्णय जो है तो जब जो है जितने लोग हैं तो उनकी जो है जवाबदेही भी जो है ज़्यादा है, तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि ये जो निर्णय की कार्य कुशलता में भी जो कार्य व्यवस्था जो उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है और विभागीय जो समन्वय है उसमें भी संभावना बढ़ी है। इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं, इसमें क्या है कि प्रतिनिधित्व के अवसर जो है सीमित हैं, क्षेत्रीय और सामाजिक जो है संतुलन कठिन है, गठबंधन राजनीति में संतुलन बनाए रखने की समस्या है। नेक्स्ट क्या है, दक्षता पर जो है निष्कर्ष, सीमित संख्या से दक्षता में संभावित वृद्धि हो रही है, परंतु यह पूर्णतः निर्भर करता है नियुक्तियों की गुणवत्ता और मात्र संख्या ही पर्याप्त नहीं है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में कैबिनेट बनाम मंत्रिपरिषद क्या दोनों भूमिकाएं व्यवहारिक रूप से विलीन हो चुकी हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि आदर्श रूप से जो है कैबिनेट और मंत्रिपरिषद अलग है। कैबिनेट नीति निर्धारक होते हैं, मंत्रिपरिषद व्यापक सदन का समन्वय करती हैं। व्यवहार में कैबिनेट अधिक सक्रिय और निर्णायक बन गया है। तर्क और उदाहरण, व्यवहारिक विलीनता के संकेत, कैबिनेट निर्णयों का बढ़ता प्रभुत्व, मंत्रिपरिषद के व्यापक कम होने लगे हैं। मंत्रिपरिषद के व्यापक डेलिब्रेशंस कम होने लगे हैं। कारण क्या है, कार्यकुशलता की आवश्यकता, पीएमओ का रोल और जो है समयबद्ध निर्णयों की मांग। विवेचना, यह पूर्ण विलीनता नहीं है, संवैधानिक और राजनीतिक सीमाएं अभी भी मौजूद हैं। यह व्यवहारिक शक्ति केंद्र कैबिनेट में है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि औपचारिक विभाजन बना हुआ है पर व्यवहार में कैबिनेट प्रभुत्व स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मंत्रिपरिषद में क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व का महत्व।
समझाइए। हालिया मंत्रिपरिषद विस्तार के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघीय बहुसांस्कृतिक इंट्रो हमने जो है क्या लिखा है कि भारतीय जो है संघीय बहुसांस्कृतिक संदर्भ में प्रतिनिधित्व की वैधानिक और राजनीतिक स्थिरता का आधार है। मंत्रिपरिषद एक समायोजक संरचना का माध्यम है। मुख्य विश्लेषण इसके अंतर्गत देखेंगे कि राज्य स्तरीय समन्वय, राज्यों के हितों का केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, नीति को स्थानीय विवादों से जोड़ना, सामाजिक समावेशन, जाति, धार्मिक, लैंगिक या प्रतिनिधित्व, नीतिगत स्वीकार्यता को बढ़ाना और सामाजिक धारणा को सकारात्मक करना। क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में नेताओं का मनोनयन समावेशन का संकेत है, परंतु संख्या, सीमा और गुणवत्ता चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। प्रतिनिधित्व को गुणवत्तापूर्ण बनाना, योग्य उम्मीदवार क्षेत्र समूह संतुलन, ताकि नीति प्रभावी और स्वीकार्य रूप से बनी रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री, पीएमओ और मंत्रिपरिषद के बीच सख्त संतुलन का आकलन कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि पीएमओ पर सत्ता और समन्वय केंद्रित होता जा रहा है। यह प्रशासनिक समन्वय और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है, परंतु संतुलन की आवश्यकता बनी हुई है। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे कि पीएमओ का जो स्वरूप है और उसका कार्य, नीति की जो है ड्राफ्टिंग करना, अंतर मंत्रालय समन्वय, सीएमएस स्टेट्स के जो है साथ समन्वय, प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी करना। मंत्रिपरिषद की संवैधानिक भूमिका में क्या है, सामूहिक निर्णय, संसद के प्रति उत्तरदायित्व। संतुलन की चुनौती में पीएमओ के जो है बढ़ते प्रभुत्व से कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की भूमिका सीमित हो सकती है। इससे निर्णय संग्रह और प्रभाव केंद्रता का सवाल उठता है। नीतिगत उपाय इसके क्या है, पीएमओ जो है कैटेगराइजेशन में पारदर्शिता और कैबिनेट प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग और समितियों की अधिकार को बढ़ाना। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपातकालीन स्थितियों में मंत्रिपरिषद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 1975 और कोविड-19 लॉकडाउन के उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इसमें हमने क्या लिखा है कि आपातकालीन जो प्रावधान है 352, 356, 360 के पालन में जो है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका निभाते हैं, पर जो है लोकतांत्रिक सीमाओं की रक्षा आवश्यक है। इसका तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। 1975 का जो आपातकाल था उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण, नागरिकों पर जो है अंकुश लगाया गया और लंबी अवधि के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं में छेड़छाड़ की गई, नैतिक व संवैधानिक चिंताएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 लॉकडाउन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में तत्कालिक फैसले, लॉकडाउन, आर्थिक राहत पैकेज पर स्वीकृत और न्यायपूर्ण जो है निगरानी ने जो है सीमाएं तय की। अंतर क्या देखने को मिला, 1975 में आपातकाल का दुरुपयोग देखा गया। कोविड में आपात के निर्णय लोकतांत्रिक मर्यादा के भीतर अधिक पारदर्शी और समय संवेदनशील रहे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन शक्तियाँ आवश्यक परंतु सीमित, न्यायिक संसदीय ढांचे अनिवार्य हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मंत्रिपरिषद की पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाने के उपाय सुझाइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मूल आवश्यकताएं हैं। मंत्रिपरिषद के कामकाज में सुधार के लिए ठोस नीतिगत सुधार आवश्यक हैं। विस्तारित उपाय क्या हैं, कागजी रिकॉर्ड और जो है प्रकाशन, कैबिनेट निर्णयों का सारांश टाइम जो है बाउंड सार्वजनिक करना, गोपनीयता के विवेकशील उपयोग के नियम, सीमित रिपोर्टिंग, कैबिनेट समितियों की कार्य रिपोर्ट उपयुक्त रूप से संसद या लोक के लिए उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्या है, सशक्त जो है संसदीय निरीक्षण, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ को जो है फीचर्ड भूमिका या समय सीमा जो है समीक्षा करना, डिजिटल पारदर्शिता, निर्णय ट्रैकिंग पोर्टल या नागरिक सहभागिता मंच प्रोवाइड कराना, नैतिकता और जवाबदेही, विस्तृत लोकपाल, वैधानिक निरीक्षण तंत्र, मंत्री स्तर के आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने से नागरिक विश्वास व नीति निष्पादन दोनों ही बेहतर होते हैं, पर गोपनीयता के संवैधानिक पहलुओं का संरक्षण आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारतीय मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था मात्र राजनीतिक उपकरण है, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो हमने क्या लिखा है कि मंत्रिपरिषद का संवैधानिक आधार आर्टिकल 74-75 पर व्यावहारिक रूप से यह राजनीतिक प्रक्रियाओं या दलहित गठबंधन राजनीति के गहरे रूप से प्रभावित करता है। तर्क क्या है कि संवैधानिक बहस, इसमें संविधान में मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका का केंद्र बनाया गया है। संवैधानिक दायित्व और प्रक्रियाओं का उल्लेख। राजनीतिक यथार्थ में क्या है, राजनीतिक दल सत्ता साझेदारी गठबंधन के कारण मंत्रिपरिषद निर्णयों में राजनीतिक व्यवहार दिखाता है। संवैधानिक ढांचा मजबूत होता है, पर जो है राजनीतिक उपयोग राजनीति से एक राजनीतिक उपकरण भी बन जाता है। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक महत्व को बरकरार रखते हुए पारदर्शिता, समिति व्यवस्था और जनता की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो हमने जो है चैप्टर 19 लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का कंप्लीट करवाया है। उस सीरीज़ के बाद में हम 20 क्वेश्चन प्री के और 10 क्वेश्चन मेंस की फॉर्मेटिंग करना हमने देखा है। जिस किसी को भी जो ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जिस किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो को, जो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम की जो पूरी वीडियो लगी हुई है उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।